डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके अंदर मैंने आपको असामय के कारण बताए, डिसइक्विलिब्रियम के कारण बताए। आज हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अब हम बात यहाँ पे करेंगे अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की, बेसिकली कि अगर भुगतान संतुलन ख़राब चल रहा है, हमारी स्थिति बिगड़ी हुई है, तो हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, किस प्रकार उसको सुधारा जा सकता है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो कॉजेज़ से ही आई, यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसी से हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं। ये जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स होंगे, ये सभी पॉइंट्स स्पेशली भी हम पढ़ेंगे, यानी कि अलग से इसके चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में इसको बहुत डिटेल से भी हमको पढ़ना होगा। लेकिन इस वीडियो का मकसद यही है कि आप थोड़ा थोड़ा इन सभी को समझें और आपको जो है कैसे इसको करेक्ट करना है इसका एक आइडिया लग जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन। आज के टाइम में सभी ये देश या जो मॉडर्न पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर ये माना जाता है कि अगर आपको अपना भुगतान संतुलन सुधारना है, उसको संतुलन में लाना है, अपने पक्ष में लाना है, उसकी कमियों को दूर करना है, तो सबसे सुंदर तरीका एक्सपोर्ट प्रमोशन का रहता है, जिसके अंदर हम प्रयास करते हैं कि हमारे वस्तुएं, हमारी सेवाएं उत्कृष्ट क्वालिटी की हों, सबसे बढ़िया हों और हम उनको बाहर बेचें, उसको प्रमोट करें, यानी कि हमारा सामान ज़्यादा से ज़्यादा बाहर बेचें और हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने, हमारी स्ट्रेंथ बढ़िया हो और हमारा सामान बेचकर हमारा सामान को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी विनिमय कमा सकें, फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकें और इससे हमारी तरक्की हो, यानी कि हमारी जो ग्रोथ हो वो एक्सपोर्ट ड्रिवन हो। हम निर्यात संवर्धन के माध्यम से विकास करें और इस असंतुलन को सुधारें। तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में जो डिफरेंस आता है, आप जानते हैं कि इससे बेसिकली जो करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो यहाँ से आता है, या बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है मैंने आपको बताया है। तो उसके अंदर जो एक्सपोर्ट प्रमोशन की जो पॉलिसी रहती है वो बहुत ही उत्तम पॉलिसी रहती है। इससे देश का विकास भी होता है, डाइवर्सिफिकेशन भी होता है, हमारी जो कंपटीशन की स्ट्रेंथ बढ़ती है इससे। इसके बाद एक होती है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। ये थोड़ी पुरानी पॉलिसी है, शुरुआत में यही किया जाता था जब देश आज़ाद हुए थे या नए नए विकास के रास्ते पे चल रहे थे, फॉरेन ट्रेड से डरे हुए थे, तब ये पॉलिसी अपनाई जाती थी। आज भी ये काफ़ी कारगर है, पर ये मेन सेंटर नहीं होना चाहिए। ये मैं आगे जब एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंपोर्ट के बारे में बताऊंगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में, तब इसमें और डिटेल में हम चर्चा करेंगे। पर आज के लिए आप इतना जान लें कि हम जब इसकी बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जहाँ को हो सके, जहाँ पे हमको एडवांटेज हो या जो वस्तुएं हम भारत में अच्छे से बना सकें, किसी भी देश में जो अच्छे से बनाए जा सकें, प्रयास करना चाहिए कि हम उन्हें यहाँ बनाएं और विदेशी वस्तुओं पे निर्भरता हमारी कम हो। जैसे कि अब चाइना के ख़िलाफ़ लहर चली है, इसके अंदर हम कैसे कोशिश कर सकते हैं कि ये इंपोर्ट जो करते हैं प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से हम पे भार पड़ता है, बोझ पड़ता है, इसको हम अपने देश में बना के कहीं ना कहीं उस बोझ को थोड़ा कम कर सकें। दोनों में क्या अंतर है, एक्सपोर्ट प्रमोशन की स्ट्रैटेजी में, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्ट्रैटेजी में, क्या उसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, ये हम जब बाद में ये चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तब इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए है कि हम जो वस्तुएं बाहर से मंगाते हैं, अगर अपने देश में भी उन्हें अच्छे से बना सकें तो अपने देश में बनाना चाहिए और विदेशों में अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा ज़ोर शोर से बेचना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचने चाहिए। इस प्रकार से एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से हम अपने भुगतान संतुलन को सुधार सकते हैं, अपने पक्ष में कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है डीवैल्यूएशन की। अब ये पॉलिसी के बारे में अलग से मैं एक वीडियो में आपको समझाऊंगा ये कैसे काम करती है, पर इसके अंदर मूल चीज़ आप समझ लीजिए कि जब हम अपनी करेंसी को, यानी कि जैसे भारतीय रुपया है, उसको कमज़ोर करते हैं, जानबूझ के इसकी वैल्यू गिराने का प्रयास करते हैं विदेशी करेंसी के मुकाबले, इसका प्रभाव ये पड़ता है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो सामान हम बाहर बेच रहे हैं, जो हमारे निर्यात हैं वो सस्ते हो जाते हैं, हमारे आयात महंगे हो जाते हैं, जिसके कारण हम जो सामान मंगा रहे हैं वो थोड़ा कम कर देंगे और हमारा सामान ज़्यादा बिकने लग जाएगा। लेकिन ये पॉलिसी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिवैल्यूएशन समझाऊंगा। ये फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर में भी आएगा और इससे भी जुड़ा हुआ है, और इसके अंदर ये कितने सक्सेसफुल होगी, ये किन किन कारणों पे निर्भर करती है, ये उस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा। यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि अवमूल्यन कहा जाता है इसे, और ये इस बात पे निर्भर करती है कि हमारी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इलास्टिसिटी कितनी अच्छी है। इसके अलावा हम अगर अवमूल्यन कर रहे हैं तो विदेशी जो और देश हैं वो उसके रिप्लाई में कहीं अवमूल्यन तो नहीं कर रहे। ये सब चीज़ें प्रभावित करती हैं कि डीवैल्यूएशन की नीति कितनी सक्सेसफुल है। पर ये एक टेक्स्ट बुक मेथड माना जाता है कि अवमूल्यन करके निर्यातों को बढ़ाया जाता है और आयातों को कम करने का प्रयास किया जाता है।
इसके लिए भी अलग से एक वीडियो में बताऊंगा आपको। फिर आता है प्रमोशन ऑफ टूरिज़्म इंडस्ट्री। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझें। देखिए, विदेशी जो टूरिस्ट भारत में आते हैं, एक तो वो टूरिस्ट होते हैं, दूसरे टूरिस्ट वो होते हैं जो भारत के अपने इंटरनल होते हैं, यानी कि जिन्हें डोमेस्टिक टूरिस्ट कहा जाता है। तो पर्यटन एक बहुत अच्छा साधन होता है फॉरेन एक्सचेंज कमाने का। जब बाहर से लोग आते हैं तो काफ़ी सारे पैसा लेके आते हैं, वो भी भारत में खर्चा करते हैं। हमारे जो खुद के टूरिस्ट हैं, जो हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, वो अगर भारत से विदेश जाएंगे तो वो पैसा भारत से बाहर जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको टूरिज़्म इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाएं, हमारे खुद के जो पर्यटन स्थल हैं उनको और सुधारें, वहाँ पे स्वच्छता लेके आएँ, उस प्रकार से हम अपने जो टूरिस्ट प्लेसेस को प्रमोट करें, तो बाहर से भी लोग आएंगे फ़ॉरेन एक्सचेंज लेके, और हमारी खुद की जो फ़ॉरेन एक्सचेंज है वो भी बाहर नहीं जाएगी, कम जाएगी। हमारे देश में ऐसे बहुत रमणीय स्थान है जो स्विट्ज़रलैंड की बराबरी करते हैं, विदेशों की, यूरोप के बढ़िया से बढ़िया लोकेशन की बराबरी करते हैं, लेकिन हम यहाँ से बाहर जाके उन्हें देखने जाते हैं और ख़र्चा करते हैं। तो अगर भारत के अपने स्थलों को प्रमोट किया जाए तो भी हम काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज बचा सकते हैं। इसके अलावा विदेशों से भी बहुत कुछ कमा सकते हैं। इनक्रेडिबल इंडिया इसीलिए तो प्रमोट किया गया था ताकि हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले। आप ये भी देखेंगे कई तरह के पर्यटन होते हैं, इसमें मेडिकल टूरिज़्म आता है, एजुकेशनल टूरिज़्म आता है, ठीक है, होली टूरिज़्म आता है, जिसमें भारत में जो धार्मिक स्थल हैं उसके लिए बाहर से आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, मान लीजिए हिंदू भी बाहर से आते हैं, और वैसे हर तरह से लोग आते हैं यहाँ पे, यहाँ की स्पिरिचुअलिटी को डिस्कवर करने के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के अंदर मेडिकल टूरिज़्म काफ़ी पॉपुलर हुआ है। भारत के अंदर बहुत सस्ते में सर्जरी हो जाती है, तो कि जिन देशों में ये सर्जरी अच्छी होती है, मेडिकल सेक्टर स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ पे विदेशों से जहाँ पे अच्छी मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं लेकिन काफ़ी महंगी है। आप एक सर्जरी अमेरिका में करवा रहे हैं, एक भारत में करवा रहे हैं, भारत में भी व्यक्ति सुधर रहा है। तो जो गरीब देश हैं या जो गरीब व्यक्ति है, उन अमीर देशों का भी गरीब व्यक्ति है, वो अपने देश को छोड़ के यहाँ पे आएगा सर्जरी करवाने। इससे उसके भी बेनिफिट होगा और हमें भी बेनिफिट होगा, हमें भी कुछ कमाई होगी। इस प्रकार मेडिकल टूरिज़्म होता है, एजुकेशनल टूरिज़्म होता है। भारत में पढ़ने भी आ सकते हैं, कुछ और देशों के आ सकते हैं, मान लीजिए नेपाल, भूटान वगैरह हमारे आसपास के देश हैं, तो उनकी तुलना में हमारी जो एजुकेशन सेक्टर है वो ज़्यादा मजबूत है। हमारे यहाँ के लोग अमेरिका पढ़ने जाते हैं, विदेशों में पढ़ने जाते हैं। अगर हम वही फैसिलिटी यहाँ पे हो, हमारा भी एजुकेशन सेक्टर डेवलप हो, तो शायद हमारे यहाँ का टैलेंट भी बाहर नहीं जाएगा और हमारा फॉरेक्स भी बाहर नहीं जाएगा। इस प्रकार टूरिज़्म इंडस्ट्री को बढ़ावा दे के हम बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें देखिए लॉन्ग रन फ़ायदा है। एक ये भी बड़ा एडवांटेज है इसके अंदर टूरिज़्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने का कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। एक व्यक्ति डायरेक्टली एम्प्लॉयड होता है ना टूरिज़्म में, तो इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं टूरिज़्म में। टूरिज़्म एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा साधन है। अपने राजस्थान को देखें या दिल्ली वगैरह, जो बड़े इस तरह के टूरिज़्म हॉटस्पॉट्स हैं, वहाँ पे बहुत लोग इस पर निर्भर करते हैं। तो इकनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई तो देश ऐसे हैं जो टूरिज़्म पे ही निर्भर करते हैं, यानी कि उनका बड़ा सेक्टर है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इंकरेजमेंट टू टूरिज़्म जो इंडस्ट्री है वो बड़ा एक सोर्स होगा फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सुधारने का। इसके अलावा कई प्रकार से हेल्प करेगा हमारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को, हमारे देश के विकास को। इसके बाद आता है इंकरेजमेंट टू मोर रेमिटेंसेस। अब देखिए हमारे यहाँ के बहुत से लोग विदेशों में काम करते हैं, जैसे मैंने आपको यूनिलेटरल ट्रांसफ़र बताया था या पेमेंट विदाउट कंसिडरेशन बताया था, तो उन्हें भी हमें इंकरेज करें कि वो अपने भारत में अपना पैसा भेजें, रेमिटेंसेस भेजें। तो ये भी एक साधन हो सकता है। केरला के आप इकनॉमी एग्जांपल में लें तो वहाँ बहुत लोग इस पर निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार इससे भी हमें बहुत सारी फॉरेन एक्सचेंज अर्न हो सकती है। इसके डेटा वगैरह भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। अब आता है इन्फ्लेशन कंट्रोल, महंगाई। महंगाई के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी कि महंगाई किस प्रकार से अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। अब महंगाई जो होती है उसका एक प्रभाव हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम पर भी पड़ता है। अब वो कैसे पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान से यहाँ समझने का प्रयास करें कि जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वस्तुएं महंगी होती हैं, यानी कि हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स हैं वो काफ़ी महंगी हो जाते हैं। जब हमारा सामान महंगा होता है ना, तो हम क्या करेंगे, विदेशों पर निर्भर हो जाएंगे, बाहर से सामान मंगवाएंगे। जैसे चाइनीज़ सस्ते प्रोडक्ट्स भारत में इतने पॉपुलर क्यों है, क्योंकि जो हमारा सामान महंगा था उसके अल्टरनेटिव चाइनीज़ सस्ते मिलने लगे। तो इस प्रकार से जब विदेशों से सस्ता माल आने लग जाता है तो डंपिंग हो जाती है, वो हमारे यहाँ सामान फेंकने लग जाते हैं, हम सस्ता सामान खरीदते हैं। इस प्रकार इंपोर्ट्स बढ़ते हैं।
इसके अलावा इसका दूसरा नेगेटिव पहलू देखिए कि दूसरी तरफ हमारा जो सामान महंगा हो गया, यानी कि हमारे जो इन्फ्लेशन की वजह से सामान हमारा महंगा होगा, तो हमारे एक्सपोर्ट्स भी महंगे होंगे। जब वो महंगे होंगे तो विदेशों में उनको कोई ख़रीदेगा नहीं, उनकी कॉम्पिटिटिव पावर कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है, वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। तो जो बेच रहे हैं वो और महंगा हो जाएगा तो कोई ख़रीदेगा नहीं, और जो हम मंगा रहे हैं वो भी महंगा होगा तो और वो सस्ता पड़ेगा हमको हमारे सामान के मुकाबले। तो अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, यानी कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, तो हम बाहर का सामान कम मंगाएंगे, क्योंकि हमारा सामान फिर हमको सही रेट पे मिलने लग जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो भी चीपर होंगे, तो वो कंपटीशन का सामना कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप देखें कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह अप्लाई की जाती है। तो इस प्रकार अगर हम महंगाई को नियंत्रण में रखें तो हम इस समस्या को बढ़ने से काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। ये नहीं हम कह सकते कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने से बीओपी डिसइक्विलिब्रियम सॉल्व हो जाएगा, पर ये इसको आग में घी का काम करता है। इसलिए महंगाई को कंट्रोल में रखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, ताकि इम्पोर्ट्स थोड़े रिस्ट्रिक्टेड रहें और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा बढ़ें। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल बड़ा एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मेजर हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक्सचेंज कंट्रोल की। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा, एक्सचेंज कंट्रोल हमारे यहाँ एक स्पेशल चैप्टर रहेगा, एक अलग से चैप्टर रहेगा, जिसमें इसके बारे में काफ़ी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कैसे एक्सचेंज कंट्रोल होता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। आप यहाँ थोड़ा इतना समझ लीजिए कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी होती है, उसको कंट्रोल करने का, फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने का प्रयास करती है मॉनेटरी अथॉरिटीज़, ताकि बीओपी डिसइक्विलिब्रियम को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज को भी बड़ी सोच समझ के खर्च करना चाहिए, ये प्रयास किया जाता है एक्सचेंज कंट्रोल में, ताकि बीओपी डिसइक्विलिब्रियम ज़्यादा ना बढ़े। इसके बाद हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, ठीक। एफडीआई जो है बहुत अच्छा सोर्स रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और बीओपी प्रॉब्लम को लंबे समय के लिए सॉल्व करने के लिए। अब इसमें जो एफडीआई है, अगर भारत में आता है और पूंजी भारत में आती है, वो अच्छी फैक्ट्रीज़ में लगती है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज लगती है, खासकर एक्सपोर्ट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ में लगती है। तो उससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन अच्छे से होगा, हमारे देश में विकास होगा, हमारे देश में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा गुड्स का, तो बाहर से इंपोर्ट वगैरह नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर सही इंडस्ट्रीज़ में लगता है, सही ढंग से मैनेज होता है, सही ढंग से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में लगता है, तब तो बीओपी डिसइक्विलिब्रियम को भी सॉल्व करेगा और देश का विकास भी होगा। पर कई बार ऐसा भी होता है कि फ़ॉरेन एफडीआई देश में आता है तो उससे क्या हमारी करेंसी थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, उसका कई बार एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी नेगेटिव प्रभाव पड़ता है, पर वो क्या है, थोड़ा नॉमिनल ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जब देश में आता है, कैपिटल इनफ्लो जब होता है और वो अच्छे प्रोजेक्ट्स में लगेगा तो देश का विकास होगा। लोन से, एड से ट्रेड ज़्यादा अच्छा है, एफडीआई ज़्यादा अच्छा है। तो एफडीआई क्या है, इंजन ऑफ ग्रोथ माना जाता है। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आता है, भारत में कैपिटल आता है देश में, तो देश की करेंसी भी सुधरती है, देश का विकास भी होता है। अब इसको करने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा टूल्स देश को एम्प्लॉय करने पड़ते हैं। स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो। आपके देश में इन्वेस्टमेंट तभी आएगा जब आपका जो है बिज़नेस अच्छे से होगा, उसके अंदर सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम होगा, बहुत ज़्यादा बिज़नेस को भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, पॉलिटिकल सर्टेनिटी होगी, राजनीतिक स्थिरता होगी, तभी तो पैसा आएगा। अगर पॉलिसी रोज़ बदलती रहेगी तो कोई भी आपके देश में पैसा नहीं लगाएगा। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी सारे प्रयास किए जाते हैं, दूसरे देशों के साथ संपर्क किया जाता है, अच्छी जो अपनी जो रिफॉर्म्स हैं वो किए जाते हैं, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, लेबर रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। जैसे लैंड एक्विजिशन है, वो अगर सही होगा, आसानी से अगर आप ज़मीन का अधिग्रहण कर पाएंगे, भूमि अधिग्रहण आसानी से हो पाएगा, तभी आपके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इस तरह की कई सारी पॉलिसीज़ हैं, कई सारे की इंसेंटिव्स है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, एफडीआई की लिमिट्स बढ़ाने का, इसके अलावा उस रूट को बड़ा इजी बना देने का, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन कैपिटल भारत देश में आए। इससे विकास भी होता है और ये जो बीओपी डिसइक्विलिब्रियम है इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम भी होती है। हालांकि ये इतना सीधा नहीं है कि इसका सीधा एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पॉजिटिव आता है, कई बार थोड़ा नेगेटिव भी होता है, लेकिन ओवरऑल जो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, एफडीआई का, वो देश में अच्छा ही होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी किस तरह की है और किस तरीके से उसको एफडीआई को या इन्वेस्टमेंट को जो फॉरेन देश में कैपिटल आ रहा है उसको किस प्रकार यूटिलाइज़ किया जाता है, कितना बिज़नेस का जो इन्वायरमेंट है ईजी रहता है। तो ओवरऑल ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत पॉजिटिव है। इसको कैपिटल अकाउंट की एंट्री मान सकते हैं आप, कैपिटल अकाउंट के अंदर आती है। तो यहाँ से अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आता है तो वो सबसे बेस्ट रहता है एड वगैरह से,
इसके अलावा एक और मेथोडोलॉजी है, वो है पोस्टपोनमेंट ऑफ डेट पे। इसके अंदर आता है कि जब हम लोन्स वगैरह लेते हैं विदेशों से, तो हम उस लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है या जो उसका इंटरेस्ट है उसको डिले कर सकते हैं। ये टेम्प्रेरी तरह से एक सॉल्यूशन दे देता है, पर लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होता। इसके अलावा अगर बीओपी डिसिक्लिनम को सॉल्व करने का एक तरीका ये भी है कि हम दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाएं। कुछ अच्छे संबंधों में क्या है, हमको जो बोरोइंग है, हमारे जो लोन वगैरह हैं, वो कुछ अच्छे रेट्स पे, कुछ कम इंटरेस्ट पे मिल सकते हैं। लेकिन अगर हमको जो फंडामेंटल डिसिक्लिनम सॉल्व करना है या हमको एक देश को अच्छे विकास की तरफ लेके जाना है, तो उसके अंदर आप ये मान के चलिए कि प्रमोशन ऑफ टूरिज़म इंडस्ट्री, एक एक्सपोर्ट प्रमोशन और एक ये कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यानी कि मूल बात ये है कि हम इसको सॉल्व करने के लिए अपने खर्चे, अपने इंपोर्ट्स या अपने इस तरीके से जो डेट पेमेंट है थोड़े दिन पोस्टपोन कर दिया, इन चीज़ों की तरफ काम नहीं कर सकते मॉडर्न टाइम में। ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने जो है आय बढ़ाने का प्रयास करें। तो इसके अंदर क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने का प्रयास करें। इससे ज़्यादा कोई अच्छी पॉलिसी हो नहीं सकती। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, ये जो जितने भी मेजर्स हैं, ये क्या क्या इसमें होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।